Yeah, you can go ahead. Yeah, thank you. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Yes, sir. इसी नक्षत्रीय पद्धति को हमारे आदरणीय कृष्णमूर्ति जी ने आगे बढ़ाया। मैं इस संदर्भ में केवल एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि आज भी चेन्नई में जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम कृष्णमूर्ति केपी सारी कृष्णमूर्ति स्टेलर एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मेरे कहने का आशय केवल इस बात से है कि जब आदरणीय कृष्णमूर्ति जी ने केपी सिस्टम को शुरू किया तो उन्होंने भी नक्षत्रीय पद्धति पर जो है ना आधारित अपने ज्योतिष को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्हें धीरे धीरे कुछ कमियां महसूस हुई। हेलो, उन्हें कुछ कमियां महसूस हुई तो फिर उन्होंने उपनक्षत्र का प्रयोग किया और आपको मालूम होगा उन्होंने उसे सबलोड थ्योरी के नाम पर डिक्लेयर किया। ऐसा नहीं था कि उपनक्षत्र पहले नहीं था, उपनक्षत्र वैदिक वैदिक पद्धति में भी उपलब्ध था। अगर वैदिक पद्धति में उपलब्ध नहीं होता तो दशा भुक्ति अंतरा नहीं होते। उपनक्षत्र था लेकिन उपनक्षत्र का उपयोग नहीं था। हम केवल ग्रह, 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र और 249 उप नक्षत्रों पर शुरू से आज तक ज्योतिष में कार्य करते आए हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब कोई भी ग्रह इन्हीं सेंसिटिव पॉइंट्स पर, मेरा मतलब किसी राशि में, किसी भाव में, किसी नक्षत्र में, किसी उपनक्षत्र में यात्रा करता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार भाव भी किसी राशि में, किसी नक्षत्र में, किसी उपनक्षत्र में यात्रा करता है। तो जब वो किसी नक्षत्र में, उपनक्षत्र में यात्रा करता है तो न तो वैदिक और न ही केपी, न तो भाव के उपनक्षत्र को गिनता है और न ही भाव के उपनक्षत्र को गिनता है। वो आरंभ करता है भाव भावेश, भावेश के ग्रह में बैठा हुआ कोई ग्रह, भाव में बैठे हुए ग्रह और भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह, इस तरह से 4 फोल्ड सिग्निफिकेटर जो है केपी हमें बोलती है, ABCD। अगर आप मतलब जो है ना मुझे सपोर्ट करें तो शायद मैं ठीक बोल रहा हूँगा। लेकिन इन चारों ग्रेड नक्षत्र, ग्रेड ग्रहों में कहीं पर भी उपनक्षत्र और भाव के नक्षत्र उपनक्षत्र की चर्चा नहीं है। तो इसी, अगर ये उसकी चर्चा नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी ग्रह के जो सिग्निफिकेशन है, जो उसके भाव संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता है, कहीं कमी है। क्योंकि यदि ग्रह एक नक्षत्र में यात्रा करता है और उस उपनक्षत्र उसका निर्धारक है, तो भाव जिसकी डेस्टिनी के लिए हम उपनक्षत्र को केपी में देखते हैं, किसी भी ग्रह, किसी भी भाव की डेस्टिनी को देखने के लिए हम उसके उपनक्षत्र का उपयोग करते हैं, तो उस उपनक्षत्र का उपयोग जो है ना उसके सिग्निफिकेटर में भी तो आना चाहिए, लेकिन वो उस जगह पर उपस्थित नहीं होता। मैं आपको इसके लिए आगे उदाहरण दूंगा कि भाव मतलब हम ग्रह लेते हैं, किस भाव में है, किस भाव का स्वामी है, उस किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र किस भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा हुआ है, और उसके उपनक्षत्र का लेते हैं। इसी को हम डेस्टिनी भी इसी से ही हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो ग्रह जब भाव का उपनक्षत्र है तब हम उसकी डेस्टिनी, लेकिन जब वो दशा भुक्ति अंतरा है तब उसका उपयोग है कि नहीं, वो उसमें उपस्थित है कि नहीं, इसका हम कहीं ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए मेरे गुरु ने इसमें शोध करने के बाद इस बात पर तय किया कि जो भाव का नक्षत्र है और उपनक्षत्र है उसका उपयोग के बिना किसी भी ग्रह का जो पूरा सिग्निफिकेशन है वो अधूरा है। मैं इसके लिए आपको एक स्लाइड में मतलब जो है ना आपको दिखा दूं तो शायद आप मेरी बात को समझ सकें।
I think you're sharing the slides, right? Sir, actually, my screen is not coming. Actually, Zoom screen is there. No, no. You just It's open. go down, but no, it no. is not going down. Here, Here on the share button you'll have, no? just a minute, sir, if it is coming. Yeah, now start sharing. Yes, I can This show is here, sir. You can see. okay. Yes, yes, we are able to see that. Yeah. Yes, sir. This is a chart. You can see there is a, here is a having sun planet in the sign of Mercury, in the star of Mars, in the sub of Rahu. When we study in KP or in Vedic, sorry मुझे हिंदी में बोलना चाहिए. तिवारी जी. यस सर मुझे वही तिवारी जी मैं बोलने वाला सर सॉरी सर एक्चुअली मेरा था. फ्लो सर गड़बड़ कर देता है कई बार, मैं क्षमा चाहता हूँ. खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि सूर्य छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव में है. अगर हम वैदिक में देखें तो ये सातवें भाव में चला जाएगा. लेकिन हम केपी, चूंकि केपी आप जानते हैं, तो आप प्लेसिडस सिस्टम के हिसाब से तो अगर आप देखेंगे तो सूर्य छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव में है. इसमें जो विर्गो साइन है ये इंटरसेप्टेड साइन है, इसमें कोई भाव नहीं है. तो मैं जो आपको साबित करना चाहता था, मैं केवल ये साबित करना चाहता था कि जैसे हम राहु को अगर यहाँ लेते हैं तो राहु गुरु की राशि में है. गुरु 10वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी है, लेकिन 12वें भाव में राहु बैठा है. चूंकि बृहस्पति की राशि में है इसलिए बृहस्पति को रिप्रेजेंट कर रहा है. राहु शनि के नक्षत्र में है. शनि 11वें भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा हुआ है. और राहु जो है ना चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो 5वें भाव का स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठा है. तो जब हम केपी के हिसाब से राहु को अगर देखें तो 7वें भाव का उपनक्षत्र होने के नाते तो ये 7वें भाव की डेस्टिनी, भाग्य का निर्धारण करता है. लेकिन जब हम राहु को एज ए प्लैनेट मतलब 7वें भाव से जोड़ते हैं तब हम राहु को 7वें भाव में कहीं पर भी नहीं लेते. तो मेरे गुरु का कहना ये है कि उस स्थिति में हमें जब राहु का पूरा सिग्निफिकेशन है तब हमें प्राप्त होगा जब राहु, चूंकि राहु न केवल गुरु की राशि में है, शनि के नक्षत्र में है, बल्कि गुरु जो है ना राहु उसके साथ साथ जो है ये 12वें भाव में बैठा है. 7वें भाव का उपनक्षत्र है. अगर आप ये देखें ये उपनक्षत्र हैं भावों के, ये यहां से देखेंगे ये भाव स्वामी है, भाव उपनक्षत्र है, भाव नक्षत्र है और ये भाव का उपनक्षत्र है. 7वें भाव का आप देख रहे हैं राहु उपनक्षत्र है. तो जब हम राहु को अपने ईपीएस सिस्टम से हम अगर पढ़ें तो राहु 12वें भाव का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा हुआ है और 7वें भाव का नक्षत्र है. ये देखिए ये 7वें भाव का नक्षत्र है और 7वें भाव के साथ साथ 5, 7, 5 और 11 भाव का उपनक्षत्र भी है. तो राहु का अगर हम पूरा सिग्निफिकेशन अगर देखें तो राहु स्वयं में 12, 7 और 5 और 7, 11 भाव का सिग्निफिकेशन है. जबकि हम इसे अगर वैदिक से देखें तो ये केवल 12 भाव का और साथ में बृहस्पति के मतलब रिप्रेजेंट करेगा और केवल 12 भाव का मतलब जो है ना देखेंगे. और राहु जो है शनि के नक्षत्र में है, शनि 11, 12 भाव का स्वामी होकर के 11वें में बैठा है. तो राहु का जो 12वें भाव का होकर के 11, 12, 11 में बैठा है. इतना ही केवल सीमित मतलब सिग्निफिकेशन हम केपी में या वैदिक में लेते हैं. तो इसलिए हमारा जो कहना है, हमारे गुरु का जो कहना है वो ये कहना है कि किसी भी भाव के पूर्ण सिग्निफिकेशन जानने के लिए उसके नक्षत्र, भाव नक्षत्र का जो सिग्निफिकेशन है वह भी लिया जाना अनिवार्य है. मैं समझता हूं मेरी बात आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी. अगर कहीं पर उलझन है तो मुझे एक बार बोलें तो मैं उससे दोबारा से फिर आपको बोलूं. किसी भी भाव, किसी भी ग्रह का
पूर्ण सिग्निफिकेशन तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम उसके भाव नक्षत्र और भाव उपनक्षत्र के सिग्निफिकेशन को उसके साथ न रखें। ये एज ए कंक्लूसिवली हम इस बात को कह सकते हैं। राहु केवल, या जैसे सूर्य है, सूर्य केवल 6 भाव का स्वामी होकर छठे में बैठा है, यही उसका सिग्निफिकेशन नहीं है, बल्कि सूर्य 2, 6, 10 भाव का 2, 6, 10 भाव का नक्षत्र भी है। तो चूंकि वो 2, 6, 10 भाव का नक्षत्र है, तो वो सूर्य 2, 6, 10 को भी सिग्निफाई करता है, केवल 6 और 6 को सिग्निफाई नहीं करता। सिमिलरली अगर आप मंगल को देखें तो मंगल 1 और 8 भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है, लेकिन चूंकि चौथे के नजदीक है तो इसलिए 3 और 4 हमने शो किया है, सॉफ्टवेयर अपने आप शो कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ ये 3, 11 का नक्षत्र भी है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के पूर्ण जो स्वयं के जो सिग्निफिकेशन है, वो पहले भाव और 8वें भाव का स्वामी होकर चौथे में बैठा है और 3 और 11 भाव का नक्षत्र है। तब मंगल के स्वयं के सिग्निफिकेशन पूर्ण होते हैं, जिनकी बाकी 3 पद्धतियों में कमी है। यही ईपीएस सिग्निफिकेशन यानी एक्सटेंडेड प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन सिस्टम है, जिसे हमने संक्षिप्त में ईपीएस करके बोला है। मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। प्रणाम गुरु जी। तो सर, जैसा नमस्कार। आपने बताया कि जैसा अपन देख रहे हैं कि कोई भी ग्रह है किस राशि में स्थित है, किस भाव में, किस राशि के स्वामी है, किस भाव में स्थित है, किस किस भाव के वो नक्षत्र स्वामी है और किस भाव के उपनक्षत्र स्वामी है। जी तो ये अपना ईपीएस का दायरा है। जी। हाँ। और जो वैदिक में और केपी में अपन अभी तक लेते थे, वो जैसे केपी में है कि किस राशि का स्वामी है और किस भाव में स्थित है, किस नक्षत्र में का उसका जो उसका सिग्निफिकेंट है और किस भाव में स्थित है। और ईपीएस में अपन सीएसटी और सीएसएल लेवल के ऊपर भी उसको एक्सटेंड करते हैं। यही है सर? जी जी सर, थैंक यू सर, क्लियर। अब हम इससे आगे बढ़ें। हमें ईपीएस की आवश्यकता क्यों है? तो इसके लिए आपने इस बात को महसूस किया होगा कि चूंकि चूंकि इन सिग्निफिकेशंस के बगैर अगर किसी भी ग्रह का जो सिग्निफिकेशन है वो अपूर्ण है, तो उन्हें पूर्ण करने के लिए अब हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम एक ग्रह कितने तरह से, या उसके स्वयं के सिग्निफिकेशन क्या है और उसके सपोर्ट सिग्निफिकेशन क्या है। मैं आपको एक चार्ट और दिखाना चाहता हूं। Sorry, Tiwari, that the importance of EPS system uh, by that with the help of one twin chart and the Dasa Bugdi for 2 people with some time difference will be the same. So how it will differ with the help of EP system? Also, I think that also you can explain. I feel so before going Yes, for sir, the yes, sir, supports. yes. So what is the necessity for taking the CST and CSL? What is the importance? And how, with the help of fin charts or something, right? And one of the example chart also like destiny, how it varies with the KP and EPS, how it varies also you can explain. I think that will give more clarity also, I feel. So before going further to the support planets, all these things. Correct, sir? Right. Yeah, please. I think open the slides and we can. So anybody, sorry to interrupt, and if anybody having any doubt also, you can ask TRG and then and there also. Or if you, or at the end of the session also, if you want to ask any questions directly to me also, you can ask, so that if whatever possible, definitely I will
make you clarify. मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हम 5 मिनट के अंतर पर, सपोज वृंदावन में सेम एक किसी हॉस्पिटल में किन्हीं 2 बच्चों की बर्थ, ट्विन बर्थ जिसे हम कहते हैं, हो, ये भी हो बेशक कि वो किसी 2 महिलाओं के यहाँ मतलब बर्थ हो, लेकिन वो उसी हॉस्पिटल में हो, तो उस स्थिति में उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है ना वो बिल्कुल वही रहेंगे। तो मुझे ये बताना था आपको इस मामले में कि एक 10 बजे का चार्ट है, जो एक बच्चा 10 बजे पैदा हुआ, उसका आप अगर देखें तो उसका भाव स्वामी मंगल है, उपनक्षत्र शनि है, और नक्षत्र शनि है, उपनक्षत्र चंद्र है। दशा भुक्ति अगर आप देखें तो गुरु सूर्य की दशा है, मंगल की भुक्ति है और सूर्य की अंतरा है। दूसरा बालक 10:05 पर पैदा होता है, तो अगर आप देखें तो उसका भी लगन मंगल है, उसका भी नक्षत्र शनि है, और उसका जो उपनक्षत्र है मंगल है। मैं यहाँ पर यह साबित करना चाहता हूं कि किन्हीं भी 2 मिनट 3 मिनट के अंतराल के बाद पैदा होने वाले किन्हीं 2 बच्चों के लिए उसके दशा भुक्ति अंतरा में अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसके सब लोड में अंतर आएगा। अगर वो समय 10 मिनट से अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, यानी 10 मिनट का हो जाए, जैसे 10:05 था, 10:10 है, तो उस स्थिति में उसका अंतरा भी बदल जाएगा। चूंकि यहाँ पर अंतरा चंद्र का था, यहाँ पर अंतरा राहु का हो गया, तो दशा भुक्ति अंतरा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, उसके लगन के स्वामी में अंतर नहीं होगा, उसके लगन के नक्षत्र में अंतर नहीं होगा, उसके केवल उपनक्षत्र में अंतर होगा। इसीलिए ईपीएस सिस्टम में हमने उपनक्षत्र को सिग्निफिकेटर, उस ग्रह का सिग्निफिकेट, जैसे मंगल है, मंगल लगन का भी उपनक्षत्र होने के नाते, तो ये लगन को भी लगन का ही सिग्निफिकेटर माना जाएगा। जबकि हम इसे केपी में उपनक्षत्र नहीं लेते, हम सिर्फ मंगल लेते, मंगल किस भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा हुआ है। तो इसके लिए इसीलिए ईपीएस सिस्टम इसलिए अनिवार्य है कि हम उस ग्रह के पूर्ण सिग्निफिकेशन को जानने के लिए हमें सीएसटी और सीएसएल भाव के सीएसटी को, यानी भाव के नक्षत्र को, और भाव के उपनक्षत्र के सिग्निफिकेशंस को भी उस ग्रह में जोड़ना अनिवार्य है। एक उदाहरण तो मैंने ये दिया आपको। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं एक एक मिनट सर, ये हो गया सर, इसके बाद आ जाइए, ये हो गया, इसके बाद चलिए चलिए चलिए, एक मिनट, यस। सर स्क्रीन इज देयर? Yes, yes. It's visible, Tiwarji. Sir, it is coming very short. That is why I'm looking this. No, it is there, no? I think everybody is able to, I think, visible, I mean, to see that slide, difference between KP and EPS. Yeah, you are not able to see. Sir, it should come on full screen, sir. Why I am? No, you have to click on top, no, that expand button. On top the slide, right hand side, you got the cross button, but next to that, you got the small box expand button. You click that button, sir. I'm telling on the slides, no?
on the corner, right hand side corner, that cross button is there, that you please do not click. That is a closing button. Left to that, you have got one small box. You click that, that will expand. Anyway, it is visible only. You can explain with this. Not an Right. issue. This is a chart. I want to show you the difference between KP and EPS. If you will kindly see, मेरा मतलब अगर आप देखें तो पांचवा भाव गुरु की राशि में है, सेगिटेरियस में, सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य के ही उपनक्षत्र में है। तो यदि हम उस बच्चे की, उस जातक की पांचवें भाव की, यानी जातक से संबंधित यानी प्रोजनी से संबंधित यदि हम उसके भाव का आकलन करना चाहें तो हम केपी में सूर्य के सिग्निफिकेशन को देखते हैं, वो किस भाव का स्वामी है और किस भाव में बैठा है। आप देखिए सूर्य फ्री प्लैनेट है, यानी इसके नक्षत्र में कोई स्वामी नहीं, कोई इसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और वो पहली भाव का स्वामी होकर के दूसरे और तीसरे भाव में बैठा है, तीसरे के नजदीक है, इसलिए 2+3 करके हमने उसको शो किया हुआ है। सूर्य जो है ग्रह गुरु के नक्षत्र में है, मतलब बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति 5वें 8वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है। और बृहस्पति बुध जो है इसका उपनक्षत्र है, जो 2-11 भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य कहीं पर भी 5वें भाव से नहीं जुड़ा हुआ है। गुरु 5वें भाव का स्वामी है, लेकिन साथ में 8वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है, तो ये मिला जुला मतलब जो है ना है। और उपनक्षत्र जो है वो बुध का है, 2-11 भाव का स्वामी होकर तीसरे में बैठा है, तो ये प्रोजनी को प्रमाणित करता है, यानी कहना चाहिए कि ये प्रोजनी को प्रोमिस करता है। अगर हम इसे ईपीएस सिस्टम के भाव समूह से अगर हम इसको देखें तो ये सूर्य न केवल भावेश है लग्न का, ये दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे का स्वामी है, लेकिन ये 1, 5 और 9 भाव का नक्षत्र है, और ये 1, 5, 9 भाव का उपनक्षत्र भी है। तो अगर आप सूर्य को देखें तो ये 5वें भाव से जुड़ा है, 9वें भाव से जुड़ा है, 5वें भाव से 9वां भाव 5वें भाव का समर्थक भाव है। तो सूर्य 5वें भाव से जुड़ता है। दूसरी बात, सूर्य जो है ना गुरु के नक्षत्र में है, गुरु 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर तीसरे में मतलब बैठा हुआ है, और 3, 7, 11 भाव का नक्षत्र है। तो 3, 7, 11 भाव 5वें भाव के सहायक भाव हैं, सहायक हैं, सपोर्ट करते हैं उसको। लेकिन ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12 भाव का उपनक्षत्र है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसे देखें तो ये 4, 8, 12 भाव का उपनक्षत्र होने के नाते ये इसमें व्यवधान पैदा करता है। अब आप बुध को देखिए। बुध जो है वो 2, 11 भाव का स्वामी होकर तीसरे में बैठा है, लेकिन 4, 8 और 12 भाव का नक्षत्र है। तो ऐसी अवस्था में ये 4, 8, 12 भाव जो है, जो बुध के हैं, ये जो है ना 4, 8, 12 भाव गुरु के भावों को सपोर्ट करता है। तो प्रोजनी में डिस्टरबेंस, प्रोजनी में अड़चन, प्रोजनी में डिले, प्रोजनी में कमजोरी और लगभग ना के बराबर मतलब करता है। तो यदि हम केपी सिस्टम से देखें तो जहां वो प्रोजनी को प्रोमिस करता है, वहीं पर ईपीएस सिस्टम उसे क्लियरली शो करता है कि उसका उपनक्षत्र यानी नक्षत्र का उपनक्षत्र जो है वो सोर्स भाव को यानी सूर्य के 1, 5, 9 को सपोर्ट नहीं करता। और फर्दर बुध भी जो है उस गुरु के अनफेवरेबल भावों को सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रोजनी कमजोर है और ना करने की ओर अग्रसर है। ये मुझे इसलिए ये दोनों उदाहरण हैं, इस बात को साबित करते हैं कि हमें उसके एक्सटेंडेड सिग्निफिकेशन पढ़े बगैर हम किसी ग्रह की पूर्ण क्षमता, किसी भाव की पूर्ण क्षमता को नहीं जान सकते।
इसलिए ईपीएस सिस्टम के माध्यम से ग्रहों के सिग्निफिकेशन को पढ़ना जरूरी है। ये 2 उदाहरण मैंने आपको उसके लिहाज से आपको दिए। अब अगला सवाल पैदा होता है कि हम इसमें अनुकूल और प्रतिकूल भावों को देखें, तो हमें अनुकूल और प्रतिकूल भावों को समझने के लिए हमें वैदिक सिद्धांत के त्रिकोण सिद्धांत का ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं तो जस्ट ए मिनट, I think slide already open, na? सर त्रिकोण चाहिए था सर मुझे। I think that will be there in that slide itself, no, sir? You don't have that? You should have, sir. No, because you already that file is open. Sir, this one. Is this? No, no. You stop sharing and you again This one, open. sir. No, we are not able to see anything, sir. Only your. You can stop sharing and open the file and you again share it. Technically, Yes, you are this was my mistake earlier also. yes, yes, yes. सर केपी चार्ट सर आप पहचानते हैं। केपी चार्ट में नेचुरल जोडियाक को भी आप महसूस करते होंगे। इसमें एरिस जो है ना पहला भाव पहली राशि है और मीन जो है वो अंतिम राशि है। तो त्रिकोण में 1, 5, 9 भाव धर्म के भाव माने गए हैं। 2, 6, 10 कर्मा भाव माने गए हैं। 3, 7, 11 भाव कामा भाव माने गए हैं और 4, 8, 12 मोक्षा भाव माना गया है। ये आप सब जानते हैं, इसमें मतलब मुझे बहुत एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें से 1, 5, 9 भाव लगन के लिए फेवरेबल है। 2, 6 भाव लगन के लिए फेवरेबल है, लेकिन 3, 7, 11 भाव को सपोर्ट नहीं करता, चूंकि उसके 12वां भाव है उसका। 2 तीसरे का 12वां है, 6 7वें का 12वां है और 10 11वें का 12वां भाव है। और 4, 8, 12 जो है मोक्षा भाव है, जो किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। इसको कमजोर करने के लिए 1, 5, 9 भाव का होना अनिवार्य है। तो आप इससे मतलब जो है ना, चूंकि ये समान भाव हैं, समान राशि के हैं, समान नक्षत्रों के हैं, समान डिस्टेंस के हैं, तो ऐसी अवस्था में इसीलिए 1, 5, 9 को मतलब जो है ना अधिमानता दी गई है। और जब हम भाव के नक्षत्र को पढ़ते हैं तब हमें ये भाव मतलब वहां पर आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगे, तब वहां पर आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसी तरह से अगर आप देखें तो तीसरा भाव, किसी भी भाव से तीसरा भाव उस भाव की उन्नति करता है, उसमें उसको बढ़ाता है, मल्टीपल करता है। उस कोई भी 7वां भाव, किसी भी भाव से 7वां भाव उसको बैलेंस करता है। कोई भी 6, 8, 12 भाव जो है वो लगन के अगेंस्ट जाता है, साथ में उस भाव के भी अगेंस्ट जाता है जिस भाव से वो ग्रह 6, 8, 12 भाव में जाकर बैठता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 6, 10, 11 भाव जो हैं वो फेवरेबल हैं लगन के। और साथ में अपने भाव से बैठने वाला ग्रह अगर 1, 2, 3, 6, 10, 11 भाव पर बैठा है तो उस भाव के लिए बेनिफिशियल यानी फेवरेबल भाव है। इसी तरह से
6, 8, 12 भाव जो है, चूंकि 4 भाव जो है माइल्ड है, मतलब कम तकलीफ देने वाला है, लेकिन 8 और 12 भाव अधिक तकलीफ देने वाले हैं। तो ऐसी अवस्था में कोई भी भाव अपने भाव से, कोई भी ग्रह अपने भाव से यदि 8 और 12 में या 8 में या 12 में बैठता है तो वो उसके अनुकूल नहीं होता, उसे वो प्रतिकूल होता है। ये वैदिक सिद्धांत पर है। इसमें मैं इससे ज्यादा आपको मतलब कहने की आवश्यकता भी नहीं समझता, और आप भी इसे चूंकि रोज प्रयोग में कर रखते हैं, तो ये आपको इससे ज्यादा इसमें मुझे जाने की और आपको भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल ये बात ध्यान में रखना है कि अपने भाव से कोई भी ग्रह यदि 1, 5, 9 में बैठता है, यदि 2, 6, 10 में बैठता है, यदि 3, 7, 11 में बैठता है, और छठा भाव तब तक अनफेवरेबल नहीं है जब तक वो 8 और 12 से संयोग नहीं करता। यदि छठा भाव 11वें भाव से संयोग करता है तो ऐसी अवस्था में हम छठे भाव को अनफेवरेबल भाव नहीं मानते हैं। चूंकि आप नेचुरल अगर जोड़ियाक को देखें तो छठा भाव कन्या राशि में पड़ता है, कन्या ड्यूअल राशि है, इसीलिए उसमें मतलब दोहरापन है, वो किसी भी तरफ जा सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो वो प्लस में तभी जाएगा जब उसे फेवरेबल भाव मिलेगा, और माइनस में तभी जाएगा जब उसे अनफेवरेबल भाव मिलेगा। तो चूंकि ये कर्माकार का भाव है, इसलिए इसमें प्लस और माइनस दोनों है। आप जानते हैं ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव भी है, वहीं पर उन्नति, धन और धन प्राप्ति का, और उसके साथ साथ सफलता का भाव भी है। तो ये सफलता तब है जब वो 11वें भाव से संबंध बनाए, यानी फेवरेबल भाव से संबंध बनाए, और वो अनफेवरेबल तब है जब वो 8 और 12 से संबंध बनाए। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको यहीं पर मतलब जो है ना पूरी होती है। इससे आगे मतलब अगर आपको कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलें। यस इसके सर। बाद हमको अनुकूल एक ग्रह की अक्षमता समझने के लिए उस ग्रह को किस किस सिग्निफिकेशन से मतलब जो है ना सपोर्ट मिलता है, ये जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तभी हम किसी ग्रह की पूर्ण सामर्थ्य को जानने की अवस्था में होते हैं। एक मिनट। That file is there, no, sir? Only slide only you have to choose. यस सर, यस सर। Why you are opening the file again? Already that slide file is open. Just you have to change the slide only, no? सर नाउ यू आर लुकिंग सर दिस Yes. चार्ट नंबर 1 फॉर No. सपोर्ट No, प्लान। you have not shared that one. It is only your your folders, no. In the class folder only you जस्ट ए should. मिनट सर, जस्ट ए मिनट Yes. सर। भाई आई एम फीलिंग दिस। No, you are like to share. Yeah, this is yes. राइट सर। Now you are on that same slide file only. Just on the left hand side, you can see you have chosen the 16th number slide. You यस can सर, just select the slide only. You need not close. Yes. Yeah, this is the way you have to do it. Yes, sir. यस सर, यस सर, Now you have to tell about the self signification. Then you have यस। to do. आप ये एक चार्ट देख रहे हैं जो किसी जातक का है, उसका पूरा पर्टिकुलर इसमें यहाँ पर है। ये केपी चार्ट है। आप इन मेरे कहने का आशय इस बात से है कि आप लगन से और 12 भाव के इन भावों को तो जानते होंगे। तो अब मैं आपको ग्रहों की तरफ ले चलता हूँ। इसमें हम अगर देखें तो ईपीएस में हम क्या क्या लेते हैं, वो सब चीजें मैं इसी एक अकेले चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये मंगल एरिस लगन का जातक है, और मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है। मंगल पहले और 8वें भाव का स्वामी होकर
12वें भाव में बैठा है बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति कन्या राशि में छठे भाव में बैठा है। तो दोनों आपस में युति करते हैं, मंगल और गुरु आपस में युति कर रहे हैं, और युति करने में मंगल सूर्य चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर गुरु और शनि दोनों बैठे हुए हैं, तो ये चारों ग्रह आपस में युति कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में मंगल के अपने, यानी वो पहले और 8वें भाव का स्वामी है, 12वें में बैठा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंगल पहले और 8वें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है। ये 11वें भाव का नक्षत्र है, ये दूसरे भाव का उपनक्षत्र है, ये इसके स्वयं के सिग्निफिकेशन है। मंगल अपने आप में 1 8 का स्वामी होकर 12 में बैठा है, 11वें भाव का नक्षत्र है और दूसरे भाव का उपनक्षत्र है, ये इसके स्वयं के ग्रह हैं। अब इसे किस किस ग्रह के सपोर्ट मिलती है, यानी इसके कंप्लीट सिग्निफिकेशन जानने के लिए हमें देखना होगा ये पहले किसकी राशि में बैठा हुआ है। ये बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति के सिग्निफिकेशन क्या है? बृहस्पति 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है और 9वें भाव का उपनक्षत्र है। हम इसके फेवरेबल और अनफेवरेबल बाद में जाएं, पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि हम ईपीएस में हम किस ग्रह के संबंधों को कैसे किस किस के साथ आकलन करते हैं, कैसे कैसे जोड़ते हैं। तो ये सहयोगी ग्रह हैं, तो जब मतलब जो है ना, तो यानी मंगल पहले स्वयं में हुआ, फिर उसका जो राशि स्वामी है बृहस्पति उसका सपोर्ट स्वामी हुआ, उसके साथ मंगल जो है ना सूर्य के साथ युति कर रहा है, सूर्य के इन कंजंक्शन में है। तो सूर्य के सिग्निफिकेशन इन कंजंक्शन यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। 5वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव में 5वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव में बैठा है, 12वें के नजदीक है। ये देखिए, ये 11वें भाव में है, चूंकि 12वां भाव 5 डिग्री से शुरू होता है, सूर्य 3 डिग्री पर है, तो इसलिए 11वें भाव में है, लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट का और हम मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये 12वें भाव के बहुत नजदीक में है, तो इसलिए हमने 5वें भाव का स्वामी है 11वें भाव में, लेकिन 12वें भाव के बहुत नजदीक है। छठे और 10वें भाव का नक्षत्र है, लेकिन ये किसी भी भाव का उपनक्षत्र नहीं है। ठीक है, तो दूसरा सूर्य इसको सपोर्ट करता है, तीसरे शनि इसको देख रहा है, तो तीसरे शनि जो है ना इसको सपोर्ट करता है। तो शनि के भाव आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एस्पेक्टेड बाय गुरु और शनि दोनों के भाव सिग्निफिकेशन हमने यहाँ दिखाए हैं। तो एस्पेक्टिंग टू, तो एस्पेक्टिंग जैसे मंगल जो है ना चौथे भाव से देखता है, 7वें भाव से देखता है, 8वें भाव से देखता है, तो मंगल जो है ना 7वें भाव से गुरु और शनि को देख रहा है, लेकिन एस्पेक्टेड प्लैनेट से इम्पैक्ट ज्यादा है बेमुकाबले एस्पेक्टिंग प्लैनेट के। अगर ये फ्री प्लैनेट है तब इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, यदि ये फ्री प्लैनेट नहीं है तो इसका इम्पैक्ट सेकेंडरी है, दूसरे नंबर पर है। तो ऐसी अवस्था में तो अब हम अगर हम मंगल के पूरे भावों को देखें तो इस तरह से मंगल बृहस्पति सूर्य, मंगल को बृहस्पति सूर्य शनि तीनों ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। तो मंगल के पूर्ण भाव पूर्ण सिग्निफिकेशन होंगे मंगल प्लस गुरु प्लस सूर्य प्लस शनि, ये मंगल के कुल भाव होंगे। तो जब हम मंगल को कंसिडर करेंगे उस स्थिति में, तो मंगल शनि के नक्षत्र में है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। चूंकि मंगल न केवल शनि के नक्षत्र में है बल्कि शनि से दृष्ट भी है, तो शनि का मंगल पर जो प्रभाव है वो अधिक होगा। मंगल शनि के नक्षत्र में है और ये शनि मंगल को देख रहा है, तो इसका मतलब शनि का डबल प्रभाव मंगल के ऊपर है, तो शनि का प्रभाव सिग्निफिकेंट होगा मंगल के ऊपर। अब शनि जो है ना बुध की राशि में है, तो बुध का सपोर्ट उसे मिलेगा, गुरु के साथ नहीं बुध के साथ, हाँ सॉरी, शनि बुध की राशि में है और बुध शनि की राशि में है, तो दोनों राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात,
शनि राशि बुध की राशि में है, पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट गुरु के साथ युति कर रहा है, तो गुरु का सपोर्ट। तीसरे मंगल और सूर्य उसे देख रहे हैं, उनका सपोर्ट। तीसरे जो सेकेंडरी सपोर्ट है, चूंकि बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो वो शनि को प्रभावित कर रहे हैं। जो राशि में बैठता है ग्रह, वो उस ग्रह को, जिसकी राशि में बैठता है उसके स्वामी को प्रभावित करता है। तो इसलिए बुध शुक्र और केतु भी शनि को सपोर्ट करेंगे, चूंकि उसकी राशि में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से शनि के लिए बुध, गुरु, सूर्य, मंगल और बुध और केतु, ये इसके सपोर्ट ग्रह होंगे। अब हमने यहाँ पर एक सूर्य को आपको मतलब जो है ना अब दिखाएं, तो सूर्य राशि स्वामी बृहस्पति, सूर्य बृहस्पति की राशि में है, युति ग्रह मंगल है, ग्रहों द्वारा दृष्टि है शनि और बृहस्पति की, और सूर्य की राशि में ग्रह चंद्रमा है। तो इस तरह से सूर्य के सब सहयोगी ग्रह जो हैं, ये बृहस्पति, मंगल, शनि और चंद्रमा है। सूर्य के स्वयं के जो भाव हैं, वो उसके स्वयं के भाव, वो 5वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसमें 5वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है, 12वें के नजदीक है, 6ठे और 10वें भाव का नक्षत्र है। तो इस तरह से एक ग्रह को उसके ये सपोर्ट ग्रह प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह स्थिति है जैसे यदि आप अपने घर में बैठे हुए हों, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो एक कमरे से आपको दूसरा आदमी देख सकता है। एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जो आपको तो देख सकता है, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते। वो विशेष दृष्टि जैसे मंगल के पास है, शनि के पास है और गुरु के पास है। बाकी के जो है आमने सामने देख सकते हैं, तो बाकी वो आपको भी दिखाई देंगे और उनको भी दिखाई देंगे। अब आपको आपके घर में कितने लोग प्रभावित कर सकते हैं? आपके माता पिता आपको प्रभावित कर सकते हैं, आपकी पत्नी आपको प्रभावित कर सकती है, आपके बच्चे आपको प्रभावित कर सकते हैं, आपके भाई आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके ऊपर उन सब का प्रभाव उतना ही होगा जितना आपका उनसे मेल खाता होगा। मेरे कहने का मतलब जो है ना बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि ग्रह जो दूसरे से सपोर्ट ले रहा है, यदि सपोर्ट लेने वाला ग्रह अगर फेवरेबल है, अनुकूल ग्रह है, उसमें कोई प्रतिकूल भाव नहीं है, तो उस स्थिति में प्रतिकूल भाव उसे परेशान तो कर सकता है, लेकिन उसे प्रतिकूल नहीं बना सकता। तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ये अभी मुझे केवल आपको, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस समय आपको इन चीजों का ध्यान रहे, इसलिए मैंने आपको इन चीजों का बताया कि ग्रह के साथ उसके सहयोगी ग्रह भी उसे प्रभावित करते हैं, उसके सिग्निफिकेशंस को प्रभावित करते हैं। तो सूर्य के पूरे सिग्निफिकेशन को अगर हम जानना चाहते हैं तो उस स्थिति में हमें इन सारे सपोर्ट ग्रहों का भी ध्यान रखना होगा, तब हम उसके पूरे सिग्निफिकेशंस को यानी उसकी सामर्थ्य को जज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम जब किसी ग्रह को पढ़ते हैं तो हम उसे जब हम किसी ग्रह को पढ़ते हैं तो हमें उसे पढ़ने के लिए पहले स्वयं के भाव संबंध चाहिए, फिर हमें उसके सपोर्ट ग्रहों के भाव संबंध चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब इसमें जो ग्रह के स्वयं के भाव संबंध हैं वे प्राइमरी हैं, प्राइमरी मतलब वे मूल हैं, और जो सपोर्ट ग्रह हैं वो दूसरे हैं, सेकेंडरी हैं। लेकिन सेकेंडरी में भी जब हम उनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, उस स्थिति में किसका प्रभाव ज्यादा होगा और किसका प्रभाव कम होगा, हम उसे आगे जब प्रैक्टिकल में हम मतलब जो है ना पढ़ेंगे, तब हम उसमें उस बात को क्लियर कर देंगे इस बात में। तो आप देख सकते हैं एक ग्रह का एक तो भाव स्वामी किस भाव में बैठा हुआ है, किस भाव का नक्षत्र है, किस भाव का उपनक्षत्र है, ये चारों सिग्निफिकेशन मिलकर के किसी ग्रह के स्वयं के मूल सिग्निफिकेशन है। उसके बाद जो सपोर्ट प्लैनेट हैं वो क्या हैं? राशि लॉर्ड उसको सपोर्ट करता है। कंजंक्शन प्लैनेट यानी कंजुएंट प्लैनेट यानी युति ग्रह, युति में जो प्लैनेट है, युति में जो ग्रह है वो उसे प्रभावित करता है।
जिस ग्रह के द्वारा उस दृष्टि पड़ती है वो ग्रह उसे प्रभावित करता है। और हम दृष्टि को ग्रह साइन टू साइन लेते हैं, राशि से राशि लेते हैं, न कि डिग्री बेस पर लेते हैं। एस्पेक्टिंग टू नोड्स, छाया ग्रह पर जिसकी दृष्टि होती है वहां पर हम छाया ग्रह से वापस दृष्टि उस पर मतलब जो है ना स्वीकार करते हैं। जैसे बृहस्पति राहु को देख रहा है तो राहु भी वापस बृहस्पति को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में उनका जो युति संबंध होगा, जो एस्पेक्टेड संबंध होगा, जो दृष्टि संबंध होगा, वो परस्पर दृष्टि संबंध होगा। तीसरे मतलब जो है ना राशि में स्थित ग्रह भी उस जिस ग्रह के हम भाव पढ़ रहे हैं उसकी राशि में बैठे हुए ग्रह भी उसे इन्फ्लुएंस करेंगे, उसे प्रभावित करेंगे। और एक इनडायरेक्ट कंजंक्शन है जिसे मतलब जो है ना मैं ये इनडायरेक्ट कंजंक्शन कहना चाहिए अप्रत्यक्ष युति जो है। अप्रत्यक्ष युति है ऐसी अवस्था में जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हैं केतु शनि की राशि में बैठा हुआ है, बुध और शुक्र भी शनि की राशि में बैठे हुए हैं। यद्यपि केतु मकर राशि में है, बुध और शुक्र शनि की राशि में कुंभ राशि में है। दोनों अलग अलग राशियों में होने के बावजूद भी चूंकि दोनों राशि शनि की है यानी प्लेटफॉर्म एक है, तो ऐसी अवस्था में केतु बुध और शुक्र के साथ हम अप्रत्यक्ष युति के नाम पर इसको रखा हुआ है, तो ये अप्रत्यक्ष युति करता है। तो शुक्र और बुध भी केतु से उतने ही प्रभावित होंगे जितने यदि इसके साथ बैठा हुआ होता, यानी बुध कुंभ राशि में बैठा होकर के जितना इन्हें प्रभावित करता इतना ही प्रभावित ये मकर में बैठकर भी करेगा। तो ये केवल नोड पर छाया ग्रहों पर लागू होता है, दूसरे ग्रहों पर लागू नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें बृहस्पति इसमें कोई दूसरी राशि में है नहीं, राहु है, राहु मून की राशि में है, तो मून की राशि में होने के नाते इसमें चूंकि दूसरा नहीं है तो ऐसी अवस्था में राहु जो है ना अप्रत्यक्ष युति नहीं रखता। तो आप मेरे कहने का आशा आप समझ गए होंगे। जैसे मंगल की दो राशियां हैं, यदि मंगल की एरिस राशि में यानी मेष राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है और राहु वृश्चिक राशि में अगर बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह से राहु की युति मानी जाएगी, उसका कंजंक्शन माना जाएगा भले ही वो दो अलग अलग राशि में है, चूंकि प्लेटफॉर्म एक है, दोनों का स्वामी मंगल है, तो ऐसी अवस्था में उसकी युति उस ग्रह से मानी जाएगी। तो ये इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये था इसमें जो मैं आपको बता रहा था अप्रत्यक्ष युति, तो ये अप्रत्यक्ष युति थी। तो अब ग्रह के जो मूल जो स्वयं के संबंध हैं, भाव संबंध है, ये कॉस्मोलॉड यानी भाव, भावेश, भाव नक्षत्र, भाव उपनक्षत्र, ये इसके स्वयं के संबंध हैं। ये अगर इसमें अनफेवरेबल अगर कहीं पर भी है तो उसे वो अनफेवरेबल सपोर्ट प्लैनेट के प्रभाव को लेने की क्षमता रखता है। यदि नहीं है तो ऐसी अवस्था में वो अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल ग्रह के प्रभाव को केवल प्रॉब्लमेटिक समझकर रखेगा, बल्कि उसे इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, आपके घर में हम अपने घर में 4 सदस्य रहते हैं, हम चारों सदस्यों में एक व्यक्ति का स्वभाव मतलब जो है ना थोड़ा गड़बड़ है यानी सख्त है, या कह लीजिए उसमें कोई दुर्गुण है किसी भी तरीके से, तो वो दुर्गुण हमें वो दुर्गुण नहीं दे सकता क्योंकि वो हमारे अंदर दुर्गुण नहीं है, लेकिन उसके दुर्गुण के कारण हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से एक फेवरेबल प्लैनेट को, एक फेवरेबल ग्रह को एक प्रतिकूल एक अनुकूल ग्रह को के साथ यदि कोई प्रतिकूल ग्रह अगर बैठा हुआ है तो वो उसके सिग्निफिकेशंस को प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन उसे डिनाई नहीं कर सकता, उसे मना नहीं कर सकता, उसके सिग्निफिकेशंस को नकार नहीं सकता। ये उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात क्लियर मतलब इस जगह हो गई होगी। अब हमने पहले हम जो भाव पढ़ते थे हमने पढ़ा भाव, उस भावेश किस भाव में है, किस भाव का नक्षत्र है और किस भाव का उपनक्षत्र है। तो जब हम ग्रह को पढ़ते हैं तो उस स्थिति में हम भाव को
बाएं से दाएं पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। जब हम ग्रह के पूर्ण संबंधों का पता करते हैं या एक ग्रह की पूर्ण क्षमता जानना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमें ग्रह किस नक्षत्र में है और वो नक्षत्र फिर किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का नक्षत्र आप ये देख रहे होंगे, ग्रह किस नक्षत्र में है, फिर वो किस नक्षत्र के किस नक्षत्र में है, और सब लोड यानी उप नक्षत्र वो किस उपनक्षत्र किस नक्षत्र में है। इस तरह से हम उस ग्रह के ऊपर से नीचे 5 लेवल चेक करते हैं। ग्रह, ग्रह का नक्षत्र, नक्षत्र किस नक्षत्र में है, ये इसलिए है क्योंकि नक्षत्र भी तो एक प्लैनेट है, नक्षत्र भी एक ग्रह है, और ग्रह अपने नक्षत्र को अनुभव करता है, तो इसी तरह से नक्षत्र भी तो अपने नक्षत्र को अनुभव करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार ही इस नक्षत्र की इस ग्रह की अपनी सामर्थ्य होगी। तो इसीलिए हम उसकी पूर्ण सामर्थ्य को जज करने के लिए ग्रह और वो किस ग्रह के नक्षत्र में है दोनों का आकलन करते हैं। इसी तरह से उपनक्षत्र और वो उपनक्षत्र किस नक्षत्र में है उसका आकलन करते हैं। तो ये हम ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन। तो जब हम किसी ग्रह की स्वयं की अक्षमता मालूम करते हैं तब हम राइट से लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब हम उस ग्रह की पूर्ण क्षमता मालूम करते हैं तब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। ये हमारे ग्रह के सिग्निफिकेशंस को पढ़ने का तरीका है। हम अपने ग्रह के भावों के संबंधों को कैसे जाने, ये उसका नियम है। भावेश किस भाव में है, किस भाव नक्षत्र में है, किस भाव उपनक्षत्र में है, बाएं से दाएं हम उसे पढ़ें तो उसकी स्वयं की अक्षमता मालूम पड़ेगी। जब हम उसे ग्रह ऊपर से नीचे किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र किस नक्षत्र में है, उसका उपनक्षत्र क्या है, उपनक्षत्र किस नक्षत्र में है, ये 5 लेवल का जब हम आकलन करते हैं तब हमें जाकर के उस ग्रह की पूर्ण क्षमता का पता चलता है। तब वो हमें ये बता पाता है कि हम उस ग्रह की अक्षमता वो अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। एक ग्रह स्वयं में अनुकूल हो सकता है लेकिन उसकी पूर्ण क्षमता यानी कहना चाहिए नक्षत्र में जाते जाते उपनक्षत्र तक जाते जाते वो प्रतिकूल हो सकता है। ये कोई विशेष बात नहीं, कोई मतलब कहना चाहिए आश्चर्यजनक नहीं है। एक क्योंकि हमें 9 ग्रहों को पढ़ना है और 9 ग्रहों में आप होरेरी में मतलब जो है ना, क्योंकि वो आपका जो प्रश्न करता है उसकी जो उस समय की मानसिक स्थिति है वो चूंकि उस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए संकल्पित होती है तो आपको वहीं पर प्रश्न और वहीं पर उसका उत्तर मिलता है। लेकिन जब हम किसी नेटल चार्ट को पढ़ते हैं, जब हम किसी जन्म कुंडली को पढ़ते हैं, जब हम किसी जन्म पत्रिका को पढ़ते हैं तो उस स्थिति में वो पत्रिका के वे 12 भाव और वे 9 ग्रह उसके पूरे जीवन का आकलन रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें मतलब जो है ये पढ़ते हुए तो हमें उस ग्रह की पूर्ण क्षमता का मतलब ज्ञान अनिवार्य है। और उससे जब हम ज्ञान को मतलब पढ़ने जाते हैं तो उसी स्थिति में इवेंट्स के अकॉर्डिंग, चूंकि भाव तो वही रहेंगे, किसी भी चार्ट के भाव नहीं बदलेंगे। जैसे मान लीजिए आप इस कुंडली में अगर आप देख रहे हैं तो ये लगन का स्वामी है तो लगन का स्वामी ही रहेगा। ये 8वें भाव का स्वामी है, ये 8वें भाव का ही स्वामी रहेगा। लेकिन जब इस 8वें भाव के स्वामी को आप मेडिकल के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब आप इसे प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से देखेंगे तब, या इसे किसी मतलब जो है ना जॉब के भाव से देखेंगे, आप इसे किसी मैरिज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भाव की जो सिग्निफिकेशन है वो चेंज हो जाएगी लेकिन भाव वही रहेंगे। मेरा मतलब कहने का है, आप समझ रहे होंगे। जैसे हम शनि है, शनि 10वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठा है। ये 4, 8, 12 भाव का नक्षत्र है, 1, 4, 7, 10 भाव का उपनक्षत्र है। तो ये चूंकि 7वें भाव का उपनक्षत्र है तो ओब्वियसली ये स्वाभाविक रूप से 7वें भाव की डेस्टिनी का प्लैनेट है। यानी शनि 7वें भाव का उपनक्षत्र होने के नाते जब हम इस शनि का मतलब अवलोकन करेंगे तो शनि स्वयं में क्या है, शनि किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र किस नक्षत्र में है, फिर उसका उपनक्षत्र क्या है और उसके उपनक्षत्र किस नक्षत्र में है। ये 5 लेवल उस शनि की पूर्ण स्थिति को यानी उसके मैरिटल लाइफ, उसके मैरिज प्रॉमिस और
उसके कहना चाहिए जो वैवाहिक जीवन है उसका पूरा आकलन ये शनि दे देगा। हमारा सिस्टम ये भी साथ में कहता है कि जो डेस्टिनी है वो उसकी अक्षमता को निर्धारित करती है, उसे क्या मिलने वाला है। आपको दशा भुक्ति अंतरा केवल वही दे सकता है जो आपकी डेस्टिनी आपको डेस्टिन्ड करती है, यानी आपका भाग्य जो आपके पास है उसी के मुताबिक दे सकती है। यदि भाग्य में नहीं है तो भले ही अनुकूल दशा भुक्ति अंतरा क्यों न हो, आपको वो प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह से अगर भाग्य प्रबल है, दशा भुक्ति अंतरा मतलब भले ही कमजोर भी हो, तो लेकिन वो उस आपको उस भाग्य के अनुसार आपको देगी, अवश्य देगी, बशर्ते वो दशा भुक्ति अंतरा प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। यदि दशा भुक्ति अंतरा अनुकूल हैं, भले ही कमजोर हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर भाग्य सामर्थ्यवान है, ताकतवर है, तो वो कमजोर दशा भुक्ति में भी अपने उस भाग्य को प्राप्त कर लेगा। आशा करता हूं आपको मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। इससे आगे मैं आपको एक ये भी एक जो है ना एक्सटेंडेड सिग्निफिकेशन का एक कंप्लीट चार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। यहां पर इस कंप्लीट चार्ट से आपको यह अनुमान लगेगा कि हम एक ग्रह की पूर्ण क्षमता का आकलन क्या है और कैसा है। एक ग्रह, कोई भी ग्रह आप लीजिए, वो अपने आप में सोर्स है। सोर्स का मतलब स्रोत है। स्रोत क्या है? वो जिस भाव का भावेश है वो उसका स्रोत है। जिस ओकुपेंट में है यानी जिस भाव में बैठा हुआ है, हम इन दोनों को मिलाकर उसका स्रोत मानते हैं। वो स्रोत CST की तरफ यानी भाव नक्षत्र की तरफ बढ़ता है। जब हम उस भाव को, इस ग्रह को पढ़ते हैं तो हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं, तो हमें बाएं से दाएं पढ़ते हुए किस तरह जाना चाहिए उसका ये उदाहरण है। जैसे भावेश किस भाव में है, ये भावेश इस भाव को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। इस भावेश से फिर हम भाव नक्षत्र की तरफ चलते हैं। जब ये भाव नक्षत्र इस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, फिर हम भाव उपनक्षत्र की तरफ चलते हैं, वो भाव उपनक्षत्र इसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता। यदि भाव उपनक्षत्र अनफेवरेबल है और ये फेवरेबल है, उसके बाद अगर ये भी फेवरेबल है, तो ऐसी अवस्था में समस्याओं के बाद उसे सफलता प्राप्त होगी। ये इस बात का परिचायक है। जब हम किसी चार्ट को पढ़ेंगे तब हम उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे और उसमें आपको प्रूव भी करेंगे ये बात। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाव जो ग्रह है जिसको हम आकलन करने जा रहे हैं वो सोर्स प्लैनेट है, वो स्रोत ग्रह है। वहीं से उसकी कथा आरंभ होगी और उसके स्रोत जो है ना वो जिस भाव का स्वामी है और जिस भाव में बैठा है, ये उसका स्रोत है। इस स्रोत को भाव नक्षत्र सपोर्ट करता है कि नहीं, भाव उपनक्षत्र उसको सपोर्ट करता है नहीं, उसके अनुसार उसकी व्यक्तिगत, उसकी अपनी पर्सनल, उसकी मूल सामर्थ्य है। अब इस प्लैनेट को कितने प्लैनेट जो है ना सपोर्ट करेंगे, ये हमें उसके साथ बाद में देखना है। पहले नंबर पर हमको पहले उसकी सेल्फ से जो उसकी स्वयं की सामर्थ्य है उसको जज करना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं स्टार लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी। नक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र सहित मिलकर के प्रभाव की क्षमता रखता है। ये जो स्रोत ग्रह है ये इस इफेक्ट का, इस प्रभाव का अनुभव करेगा। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जातक इस भाव के माध्यम से इस प्रभाव का अनुभव करेगा। ये अनुभव अनुकूल होगा अथवा प्रतिकूल होगा, उसका उपनक्षत्र, उसका परिणाम, उसका उपनक्षत्र जो है उसे निर्धारित करेगा। तो हमें जब ग्रह पढ़ना है स्वयं के नक्षत्र, तो प्रत्येक ग्रह को इसी क्रम में पढ़ना है। जब हम स्टार लॉर्ड पढ़ रहे हैं तो ये भी एक ग्रह है, तो ये भी किसी भाव का स्वामी है, किसी भाव में बैठा हुआ है, किसी भाव का उपनक्षत्र है और किसी भाव का उपनक्षत्र है। तो इस जो आपने ग्रह के लिए पढ़ा वो इसके लिए पढ़ना है। इसी तरह से ये ग्रह फिर किसी दूसरे ग्रह में है तो हम इसे 2A लेवल भी कहते हैं, और 2+2A लेवल जो है
ये इफेक्ट है, ये प्रभाव है जिसे ये ग्रह अनुभव करेगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब हम ये पांचों लेवल पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हमको ये तय करना है कि ये राशि लोड, इसको राशि सपोर्ट करती है कि नहीं, उसको कंजूएंट प्लैनेट सपोर्ट करता है कि नहीं, यानी वो इसकी क्षमता को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। यदि अनुकूल है तो बढ़ा रहा है, प्रतिकूल है तो घटा रहा है। ऐसे ही एस्पेक्टेड प्लैनेट है, तो जो आपने पीछे पढ़े हैं ये वाले, इसमें जितने जितने प्लैनेट, ये सपोर्ट प्लैनेट हैं, ये सब प्लैनेट इसके साथ, हर एक के साथ हमको पढ़ने होंगे। तो जब ये हम सबके साथ पढ़ेंगे, तब हमें उसकी एक एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है निकल करके सामने आएगी। वो उसकी पूरी डेस्टिनी डिक्लेयर करेगा, उसकी पूरी डेस्टिनी को बताएगा। इफ द सपोर्ट प्लैनेट इज ऑफ ए रूलर इज रूलिंग द अदर रूलर। हाँ, इसमें मतलब जो है ना, मुझे ये कहना था, जैसे इस ग्रह के ये सपोर्ट प्लैनेट है, राशि लॉर्ड है, कंजुएंट प्लैनेट है, मीन्स युति का ग्रह है, जिस ग्रह से दृष्टि पड़ रही है वो है, जिस छाया ग्रह है या छाया ग्रह की दृष्टि है या अप्रत्यक्ष युति है, वो जो इसके सपोर्ट प्लैनेट हैं, यदि उनमें से कोई भी ग्रह अगर उसका नक्षत्र स्वामी है, तो इस नक्षत्र स्वामी का इस पर प्रभाव बढ़ जाएगा। इसे हम अपनी भाषा में, इंग्लिश में सिग्निफिकेंट कहते हैं। अब मैं आप हिंदी में मुझे क्या कहना चाहिए, ये मेरी भी समझ से परे है। कहने का मतलब मैं ये कहता हूं कि इसका प्रभाव, इस पर प्रबल प्रभाव होगा, जो नॉर्मल से अधिक होगा, आप ऐसे कह सकते हैं। इसी तरह से टू ए प्लैनेट जो इस नक्षत्र का नक्षत्र है, यदि ये नक्षत्र किसी भी तरीके से इसको सपोर्ट करता है, तो इसका प्रभाव इस पर अधिक होगा। ऐसे ही उपनक्षत्र है, ये उपनक्षत्र जो है ना, इसके साथ भी युति कर सकता है, इसके साथ भी युति कर सकता है। तो ये उपनक्षत्र जिसको सपोर्ट करेगा, जिसका सपोर्ट प्लैनेट है, उस पर इसका प्रभाव अधिक होगा। क्यों? चूंकि ये इस ग्रह के रूलर्स में से एक है। अगर इस ग्रह से इस ग्रह का संबंध है, इस ग्रह का इस ग्रह से संबंध है, तो ये तीनों आपस में अगर संबंध बना रहे हैं, तो इस ग्रह की अक्षमता सर्वाधिक अक्षमता है। और जब दशा भुक्ति अंतरा होगा, तब ये तीनों मिलकर के उस समय पर इस सोर्स को इस परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बल्कि परिणाम तक पहुंचाएंगे। इसे इंटरलिंक कहते हैं। ये हमने इंटरलिंक थ्योरी से लिया है। कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ईपीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमने वैदिक, जिसमें हमने केपी, जिसमें हमने इंटरलिंक समाहित किया है। और जो जो वैदिक के या केपी के या इंटरलिंक के जो प्रिंसिपल अब फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, इग्नोर हो गए हैं या रास्ते में रह गए हैं, हमने उन सब का समावेश इस ईपीएस सिस्टम में किया है। इसलिए कुल मिलाकर मैं ये बात कह सकता हूं कि ये ईपीएस सिस्टम हमें किसी ग्रह की पूर्ण क्षमता जानने का अवसर देता है, और पूर्ण अवसर ही नहीं देता, हमें एक्सप्लेन करने के लिए एक सही माध्यम देता है। क्योंकि हम जब ग्रह को नक्षत्र के माध्यम से, नक्षत्र को उसके नक्षत्र के माध्यम से और उपनक्षत्र के माध्यम से, जब हम किसी क्लाइंट को उसका सपोज ये कर 7वें घर का भाग्य है, तो उस स्थिति में हम उसे बता सकते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ जो है ना, मैरिज देर से होगी कि जल्दी होगी, देर से होगी तो कैसी होगी, आपका मैरिटल लाइफ कैसा होगा। और यही सपोर्ट प्लैनेट और ये जो रूलर्स हैं, यही हमें ये भी निर्धारित करेंगे इस आदमी की शादी एक बार होगी कि 2 बार होगी, होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली जॉब कितनी बार छोड़ेगा, कितनी बार करेगा, कि सिमिलरली मतलब जो है ना, उसका 1 बच्चा होगा कि 4 बच्चे होंगे। हम ये हमारे लिए ये सोर्स हमें इस परिणाम तक जब लेकर जाएगा, तो हमें उस भाव का पूरा भाग्य हमें पता चलेगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमें ईपीएस सिस्टम को माध्यम से
हम किसी एम्बेरेसिंग सिचुएशन से बच जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने प्रूव किया है कि केवल भावेश और भाव में बैठे हुए ग्रह सिग्निफिकेशन ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है। उनको कंप्लीट करने के लिए हमें भाव नक्षत्र और उपनक्षत्र का जोड़ा जाना भी अनिवार्य है, क्योंकि उपनक्षत्र जिस भाव का परिणाम देने वाला है, अगर वही उपनक्षत्र अगर उस भाव का संबंध नहीं रखता, अगर उस भाव के ग्रह से संबंध नहीं रखता है, तो फिर वो उस भाव को उस भाव का परिणाम कैसे दे पाएगा। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको पहले बताया है कि डेस्टिनी में जो 5th हाउस की आपको डेस्टिनी दिखाई है, कि अगर उसका सबलोड ही उसके साथ मतलब जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो डेस्टिनी मतलब जो है ना मजबूत कैसे हो सकती है और प्रोमिस कैसे कर सकती है कि उसको बच्चा होगा। मैं समझता हूं मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। श्री राधे। अब मुझे आपको स्वयं के भाव संबंध कैसे पढ़े जाएं ये तो मैंने आपको बताया। मुझे जो है ना कुल भाव संबंध भी मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आपको लेकर जाना था, कंसेप्ट ऑफ ईपीएस भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब मुझे जो है ना दूसरे भावों के बीच में अगर आपको डिफरेंस है, तो वो अगर हमें केवल मैं कहना चाहिए थोड़ा सा सिलसिलेवार जो है, मैं उसको आपको बता दूं कि हम दूसरे ग्रहों से इसमें कितना अंतर हम अपने पास रखते हैं, उसके लिहाज से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं स्लाइड के माध्यम से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक मैसेज शेयर कर दूं। ये सर Shivaji, you are opening this slide again. I don't know why. Already there, no? Just you have to change that slide number. You are opening the file एक्चुअली again. clear difference, sir. I want to make difference clear between the Vedic KP and Antrik Yeah, result. that file already there, no, sir. Already there. You have to change the slide only. You are opening the file again. Oh. The file is not visible. Only the file is visible, not the slide. सर ये गड़बड़ क्यों हो जाती है मेरी। शेयर शेयर अब नहीं होने दूंगा सर मुझसे। Hmm. ये जिस्ट है एक ग्रह के लिए हमारे तीनों पद्धतियों के साथ हम क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं। हम जब किसी मुख्य भाव के ग्रह को पढ़ते हैं, तो वैदिक में भावेश और भाव में बैठा ग्रह लिया जाता है। केपी में मुख्यतः भावेश अथवा भाव में बैठा ग्रह, यदि भाव उपनक्षत्र के नक्षत्र में कोई ग्रह न हो तो वो भी लिया जाता है। आंतरिक संबंध यानी इंटरलिंक थ्योरी के अंदर केवल भाव का उपनक्षत्र लिया जाता है, जबकि हम ईपीएस में भाव स्वामी, भाव नक्षत्र और भाव उपनक्षत्र सभी विचार में लेते हैं। मैंने आपको स्लाइड में मतलब जो है ना ये दिखाया है। राशि स्वामी की जब हम बात करते हैं तो वैदिक में राशि स्वामी लिया जाता है, केपी में राशि स्वामी नहीं लिया जाता, इंटरलिंक में भी राशि स्वामी नहीं लिया जाता, लेकिन ईपीएस में हम सहायक के रूप में राशि स्वामी लेते हैं। वो आपको मैंने एक सपोर्ट में क्लियर किया है। राशि परिवर्तन वैदिक में लिया जाता है, केपी में नहीं लिया जाता, इंटरलिंक में नहीं लिया जाता, लेकिन ईपीएस में हम उसे सहायक के रूप में लेते हैं। चूंकि जहां पर राशि परिवर्तन होता है, वो ग्रह अपने संबंधों को, अपने भाव संबंधों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कहना चाहिए अनुभव करते हैं। युति जो है ना, कंजंक्शन युति वैदिक में ली जाती है,
राशि में, केपी में भी राशि में लिया जाता है, इंटरलिंक में नहीं लिया जाता, लेकिन ईपीएस में लिया जाता है। एस्पेक्ट, दृष्टि जिसे आप कहते हैं, वैदिक में ली जाती है और वो वैदिक दृष्टि ली जाती है। केपी में वैदिक और पश्चिमी भी ली जाती है। आपको ध्यान होगा, मतलब जो है ना, जो सिक्स्थ रीडर है उसमें उन्होंने कहीं जगह पर मतलब जो है ना वो 60 डिग्री 120 डिग्री एस्पेक्ट को भी मतलब जो है ना दिया है। लेकिन वैदिक में मतलब जो है ना नहीं, वैदिक में ली जाती है, वैदिक और पश्चिमी भी लेते हैं केपी में, लेकिन इंटरलिंक में नहीं लेते हैं। हम अपने यहाँ केवल वैदिक राशि से, लेकिन राहु या केतु के लिए नहीं लेते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वैदिक राशि से, राशि मतलब राहु नहीं देखता है, लेकिन अगर राहु को जुपिटर देख रहा है तो वापसी में राहु जुपिटर को देखेगा। अप्रत्यक्ष युति आपको मैंने दिखाया, जब किसी ग्रह की दो राशियां हैं और एक राशि में ग्रह बैठा हुआ है, दूसरी राशि में छाया ग्रह अगर बैठा हुआ है, तो उस अवस्था में छाया ग्रह उस ग्रह के साथ युति का संबंध बनाता है, जिसे हम अप्रत्यक्ष युति कहते हैं। लेकिन ये छाया ग्रह के साथ ही एप्लीकेबल है, दूसरे ग्रहों के साथ नहीं। यदि दो ग्रह दो अलग अलग एक ही ग्रह की राशि में अगर बैठे हुए हैं तो उस स्थिति में हम उनको नहीं लेते, वो अप्रत्यक्ष युति में नहीं लिया जाता। राहु और केतु का विशेष प्रभाव है, वैदिक में भी लिया जाता है, केपी में भी लिया जाता है, लेकिन इंटरलिंक में नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ ईपीएस में भी लिया जाता है। और राशि स्वामी, हम केवल छाया ग्रह को ही नहीं, छाया ग्रह का जो राशि स्वामी है वो सेकंड प्लैनेट है, और जिस राशि में बैठा हुआ छाया ग्रह है तो उस राशि स्वामी के साथ छाया ग्रह सेकंड प्लैनेट है। लेवल, हम जो रूलर्स की बात हम जो करते हैं, लेवल, ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र, ये लेवल हैं, ये स्तर हैं। तो वैदिक में इसका ग्रह का और ग्रह नक्षत्र दो का विचार किया जाता है, जबकि केपी में यह और इसका नक्षत्र, उपनक्षत्र, कहीं कहीं उपनक्षत्र का नक्षत्र भी लिया जाता है जहां मल्टीपल आ जाता है। लेकिन आंतरिक इंटरलिंक थ्योरी में इसका नक्षत्र और उपनक्षत्र लिया जाता है वहां पर जहां उपनक्षत्र नहीं है। ईपीएस में हम ग्रह, इसका नक्षत्र, नक्षत्र का नक्षत्र, उपनक्षत्र तथा उपनक्षत्र का नक्षत्र, मैंने आपको दिखाया 5 लेवल हम उसके पढ़ते हैं। लेवल में हम कहीं पर कोई लेवल नहीं छोड़ते हैं। स्रोत के रूप में ग्रह का महत्व वैदिक में महत्वपूर्ण है। मतलब मुझे यहाँ ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपने देखा होगा कुछ लोग वैदिक की विधा के इतने धनी हैं कि वो केवल कुंडली देख करके ही बोल देते हैं 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में ये सब कुछ हो जाने वाला है। वो केवल ग्रह और भाव, किस भाव में बैठा हुआ है, किससे युति है, किसकी दशा है, किस नक्षत्र में है, उन्हीं का आकलन करके आपको मतलब जो है दे देते हैं। लेकिन किसी भी पद्धति को तब पद्धति माना जाता है जब वो सब पर बराबर एप्लीकेबल हो। ये केवल मतलब जो है ना, चूंकि वैदिक सिस्टम से हम प्रेडिक्शन देने में यानी भविष्यवाणी करने में हम 3 अलग अलग वैदिक के छात्र जो हैं वो तीनों एक प्रेडिक्शन देंगे, ये अनिवार्य नहीं है, ये लगता नहीं है। लेकिन ईपीएस में जो सिग्निफिकेशंस को और उनके रूल एंड एप्लीकेशंस को अगर फॉलो करता हुआ जाता है तो जो ईपीएस के छात्र हैं वो सब एक ही प्रेडिक्शन देंगे। ये इसका मतलब जो है ना एक इम्पोर्टेंस भी है और इसका एक बेनिफिट भी है। तो स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। केपी में मतलब जो है ना सर्वाधिक महत्व उपनक्षत्र को है, फिर नक्षत्र को है और कम महत्व ग्रह को है। लेकिन इंटरलिंक में समेकित महत्व मिलाकर नक्षत्र एवं उपनक्षत्र को है, लेकिन महत्व आरंभ हो जाता है स्रोत से। ईपीएस में किसी ग्रह का महत्व स्रोत से ही आरंभ हो जाता है, प्रभाव नक्षत्र के और नक्षत्र सहित, और परिणाम उपनक्षत्र और उसके नक्षत्र सहित, टोटल मिलाकर के हम उसके महत्व को मतलब जो है ना आकलन करते हैं।
यह ग्रह के नक्षत्र और उपनक्षत्र में जो संबंध है वो वैदिक में नहीं लिया जाता। ग्रह और ग्रह के नक्षत्र उपनक्षत्र में जो संबंध है वो वैदिक में नहीं लिए जाते, लेकिन केपी में नहीं लिए जाते, इंटरलिंक में नहीं लिए जाते, लेकिन हमारे यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका में लिया जाता है। किसी ग्रह का ग्रह के नक्षत्र और उपनक्षत्र से जो संबंध है उसे हम महत्वपूर्ण भूमिका में लेते हैं। इसे हम रूलर्स लिंक के नाम से जानते हैं। हम जब आगे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तब आपको रूलर्स लिंक कैसे मतलब बनते हैं, कैसे होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन उस समय कर दूंगा। दशा, यहाँ अंतरदशा तथा सूक्ष्म में संबंध। हाँ, दशा, अंतरदशा और सूक्ष्म में संबंध वैदिक में विचारणीय है, केपी में अधिकतर नहीं है, अंत इंटरलिंक में अधिकतर नहीं है, लेकिन हम ईपीएस में स्रोत, प्रभाव तथा परिणाम के सिद्धांत पर विचारणीय है और अंतर संबंध की विशेष भूमिका है। दशा स्वामी उसके रूलर्स का संबंध भुक्ति के स्वामी उसके रूलर्स से किसी न किसी रूप में होना चाहिए। इसी तरह से भुक्ति स्वामी और अंतरा स्वामी के रूलर्स के बीच में कोई न कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। जब तक इन तीनों में संबंध नहीं होगा घटना घटित नहीं होगी, ऐसा ईपीएस मानता है। स्रोत, प्रभाव तथा परिणाम के सिद्धांत पर विचारणीय है और अंतर संबंध की विशेष भूमिका है, क्योंकि कोई सूक्ष्म यह ग्रह दूसरे दशा ग्रहों के साथ वही परिणाम नहीं देता। ये आप उससे भी देख सकते हैं कि एक नक्षत्र में 3 ग्रह हो सकते हैं, लेकिन उनका जो परिणाम है, उनका जो प्रभाव है वो अलग अलग है और वो स्रोत के हिसाब पर निर्भर करता है। मैं आपको एक स्लाइड से ये बात क्लियर कर देता हूं कि आप देखें, एक ग्रह, एक में गंदा आदमी है और दूसरे में खाना बनाने वाला है, तो इसमें आप दोनों का जो नक्षत्र स्वामी है वो चाकू है, लेकिन ये स्रोत चूंकि वेटर खाना बनाने वाला है तो इसने चाकू का इस्तेमाल किया, तो परिणाम जो है ना भोजन के रूप में आया। इसने ये गुंडा था, इसने चाकू का परिणाम किया, तो चाकू का उपयोग किया तो इसका परिणाम किसी का कत्ल आया। तो इसलिए प्रस्तुत उदाहरण ये दर्शाता है कि किन्हीं 2 ग्रहों के नक्षत्र स्वामी एक ही हैं, परंतु परिणाम अलग अलग है। चूंकि सोर्स यदि अनुकूल है तो परिणाम भी अनुकूल है, लेकिन यदि सोर्स प्रतिकूल है तो परिणाम भी प्रतिकूल है। ऐसा इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। इसकी मैं सोचता हूं कि आपको जरूरत शायद नहीं होगी। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि जिसमें केपी, इंटरलिंक और ईपीएस सिग्निफिकेटर के जो है ना डिफरेंस के मतलब जो है ना क्या तीनों में क्या अंतर है, वो ये मैंने इसमें कोशिश की थी। जैसे अगर आप देखें तो केतु, सूर्य जो है ना, मैं सूर्य को आपको क्लियर कर दूं एक से ही आपको क्लियर हो जाए। सूर्य जो है 5वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव में बैठा है, लेकिन 12वें के बहुत नजदीक है, 6ठे और 10वें भाव का नक्षत्र है। अब अगर हम इसे केपी में लेते तो केपी सूर्य, केपी के जो हिसाब से अगर हम इसे देखें तो ये 6, 11, 10 और 5 का सिग्निफिकेटर है। तो ये 6 भाव में, हाँ ये 6, 11, 10 और 5 भाव को करता है, क्योंकि ये किसी नक्षत्र में होगा जिसके 5, 12, 6, हाँ सूर्य शनि के नक्षत्र में है जो 6ठे भाव में बैठा हुआ है और 11वें भाव का स्वामी है। तो ये 11, 6, 11, 10 और 5, 10 और 5, अच्छा केतु 10 और 5 जो है ना स्वयं में है। तो ये सूर्य शनि के नक्षत्र को मिला करके उसके सिग्निफिकेशन केतु में दिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर सूर्य के देखें तो हम सूर्य 5वें भाव का स्वामी है, इसमें बैठा है और 6ठे और 10वें भाव का उपनक्षत्र है। ये सूर्य के व्यक्तिगत सिग्निफिकेशन है। अगर नड़ी में आप देखें तो केतु में सूर्य, शुक्र, चंद्र,
गुरु शनि, जिसमें सूर्य रह गया। इसमें मैं केतु से आपको मतलब जो है क्लियर कर दूं। केतु जो है ना 10वें भाव का ऑक्यूपेंट है। अगर आप केपी में देखें तो ये छठे, चौथे, 10वें और 11वें भाव को इंडिकेट कर रहा है। चूंकि केतु चंद्रमा की राशि में है, केतु 10वें भाव में बैठा है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा 4 भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा है। और चूंकि चंद्रमा के जो सिग्निफिकेशन है 4, 3, वो भी ये मतलब जो है ना इसमें इसके साथ जोड़ करके दे रहा है। लेकिन अगर इसमें आप देखें तो केतु 6, 9, 10, 11 और 12 भाव को सिग्निफाई कर रहा है, ये नड़ी भाव के था। तो ईपीएस जो है किसी भी भाव सिग्निफिकेशन को, भाव के संबंध को नहीं छोड़ता, इसीलिए ईपीएस को हम प्रेफर करते हैं। और क्या करना चाहिए था मुझे आज? हाँ, मुझे एक चीज रह गया है, सोर्स। सोर्स सोर्स जी, हम इस प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। मान लीजिए वेनस, शुक्र जो है वो 2, 7 और 11 भाव का, 2, 7, 11, 2, 7 का स्वामी है और 11वें भाव में बैठा है। ये किसी भी भाव का किसी भी भाव का नक्षत्र नहीं है, लेकिन 5वें भाव का उपनक्षत्र है। ये इसके स्वयं के सिग्निफिकेशन है। शुक्र अपने आप में स्रोत है। तो इसमें 2 और 7 11वें भाव में बैठा है, तो 2, 7, 11 के 11 जो है ना अनुकूल ग्रह है, तो ये फेवरेबल है। ये कई सारी चीजों को निर्धारित करता है। उदाहरण के तौर पर सेकंड हाउस और वीनस कार का, ये वेल्थ को डिक्लेयर करता है, वाइफ को डिक्लेयर करता है। और 5वां भाव लव अफेयर को डिक्लेयर करता है, चाइल्ड बर्थ प्रोजनी को डिक्लेयर करता है। दिस इज द सोर्स। वीनस जो है वो स्रोत प्लैनेट है। वीनस यात्रा कर रहा है गुरु के नक्षत्र में। गुरु 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठा हुआ है और 9वें भाव का उपनक्षत्र है। तो 12वां भाव 6ठे भाव में बैठा है, तो 12वां भाव 6ठे भाव से सहयोग करता है। लेकिन 9वें भाव का उपनक्षत्र है, तो चूंकि 9वां भाव को 9वां भाव फाइनली सपोर्ट करता है, तो ये मिक्स प्लैनेट, ये न फेवरेबल है न अनफेवरेबल है। तो चूंकि शुक्र गुरु के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है और शुक्र में कोई भी अनफेवरेबल भाव नहीं है, तो ऐसी अवस्था में शुक्र जो है ना, ये गुरु जो है 9वां भाव वेनस को करेगा और ये केवल उसको ओब्स्टेकल यानी प्रॉब्लम देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। उसको नेगेटिव नहीं करेगा, मेरा मतलब उसको प्रतिकूल नहीं बनाएगा। ये जुपिटर मून के नक्षत्र में है। मून 4थे भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा है, दूसरे भाव का नक्षत्र है और 8वें भाव का उपनक्षत्र है। जुपिटर मून के नक्षत्र में होने के नाते तो 9वें भाव को 5वां भाव, दूसरा भाव सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 4था भाव और 8वां भाव अंत में है, तो इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसे हम मिक्स प्लैनेट कह सकते हैं। मैं अभी ये बगैर किसी इवेंट के यानी किसी घटना के, ये एक जनरल आपको मतलब जो है ना सिग्निफिकेशन बता रहा हूं, क्योंकि ये अगर शादी का है मतलब कहने चाहिए मैरिज के लिए अगर है, तो उस स्थिति में 2, 7, 11 को 9 सपोर्ट करता है, 9 को 5, 2 सपोर्ट करता है। और अंत में सब लॉर्ड सन है जो 5 और 11 5वें भाव का स्वामी होकर 11 में बैठा है। 6ठे और 10वें भाव का नक्षत्र है, लेकिन 6ठा और 10वां भाव चूंकि इसमें 8 और 12 भाव नहीं है, तो उस स्थिति में कहना चाहिए कर्मा भाव है। तो ये 2, 6, 10 जो है ये कर्मा, ये लेकिन शादी के प्रतिकूल नहीं है, डिले करता है लेकिन ये प्रतिकूल नहीं है।
सूर्य शनि के नक्षत्र में है, जो 10वें भाव का और 11वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। 4, 8, 12 का नक्षत्र है, 1, 4, 7, 10 का उप नक्षत्र है। अगर हम इसे विवाह की दृष्टि से देखें तो ये परिणाम है। तो सूर्य 5 और 11 भाव को 11वां भाव और 1 और 7 भाव जो है सपोर्ट करता है। 10वां भाव, छठा भाव, 4, 8, 12 भाव, ये 4 और 10 भाव ये सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सैटर्न चूंकि फेवरेबल है, फेवरेबल की प्लैनेट, फेवरेबल 7th भाव का सब लोड है, तो ऐसी अवस्था में ये एक मिक्स प्लैनेट है जिसकी फेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये सूर्य को मतलब सपोर्ट कर रहा है। तो सूर्य जुपिटर को सपोर्ट कर रहा है और जुपिटर वीनस को सपोर्ट कर रहा है। तो वीनस शादी के, अगर डेस्टिनी का भाव अगर हम देखें, ये वैसे प्रोजनी का भाव है, लेकिन डेस्टिनी अगर शादी की भी अगर आप कहें तो वीनस शादी के लिए फेवरेबल प्लैनेट है, प्रोजनी के लिए ये फेवरेबल प्लैनेट है। प्रोजनी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 12, 6, 4 और 8, उसके बाद 6, 10, 4, 8, 12 भी भाव इसमें प्रत्येक लेवल पर मतलब जो है चल रहे हैं। इसलिए प्रॉब्लम के साथ प्रोजनी को सपोर्ट करता है। ये हमारे एनालाइजिंग का तरीका है ईपीएस में। ईपीएस में स्रोत को प्रधानता दी गई है। सब 2 और 7, 11 भाव जो हैं ये अनुभव करेंगे, या इसे इस भाषा का उपयोग करें कि जातक 2, 7, 11 भाव के माध्यम से जुपिटर का अनुभव करेगा, जिसे सन सपोर्ट करेगा। अगर सन अनफेवरेबल होता तो उस स्थिति में हमें ये देखना पड़ता कि जुपिटर के साथ सपोर्ट प्लैनेट, फेवरेबल कोई प्लैनेट है कि नहीं। और जो मैं रूलर लिंक की बात आपको पिछली स्लाइड में बोला, अगर ये सन इस जुपिटर के सपोर्ट में हो, इसका साइन लॉर्ड हो, इसके साथ कंजंक्शन करता हो, जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा हो, तो ये सन जुपिटर को फेवरेबल बना देगा, इसकी फेवरेबल स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। इसका इम्पैक्ट जुपिटर के ऊपर अधिक होगा, क्योंकि सपोर्ट प्लैनेट जो है वो इसका रूलर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी ओर से। ये हमारे यहाँ सोर्स की हमने केपी में मतलब देखा, और वैदिक में भी आप देखते हैं। वैदिक में मतलब आदमी भाव को लेकर चले, जैसे यही है वैदिक अगर चले तो 2, 7, 11 का स्वामी 9वें भाव और 12वें भाव, 6 भाव का नक्षत्र में है। तो ऐसी अवस्था में 2, 7, 11 भाव 9 के साथ साथ 12 और 6 भाव का भी अनुभव करेगा। 7वें भाव से 12वां भाव और लगन के लिए 12वां भाव। तो ऐसी अवस्था में 7वें भाव को तकलीफ होगी। 7वां भाव अनफेवरेबल भाव एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर ईपीएस में देखें तो 7वें भाव की वृद्धि कर रहा है, क्योंकि 7वें से 9वां भाव तीसरा भाव है, और इस 9वें भाव को उप नक्षत्र स्टैंप कर रहा है, अथॉरिटी दे रहा है। और अथॉरिटी अनफेवरेबल भाव नहीं रखती है, तो इसलिए फेवरेबल इम्पैक्ट इसका अधिक है बेमुकाबले अनफेवरेबल के। ये कह सकते हैं कि 7वां भाव जब 9वें भाव का अनुभव करेगा तो इन समस्याओं के बाद वो सफलता को प्राप्त कर लेगा। 5th हाउस इज टू बी सपोर्टेड बाई 9th हाउस। 1, 5, 9 त्रिकोण का भाव है ये, तो इसलिए 5वें भाव को 9वां भाव समर्थन करता है। तो 2, 7, 11 भाव, 5 भाव 9 के समर्थन से फेवरेबल अनुभव करेंगे कुछ समस्याओं के साथ। इस जुपिटर को 5 और 2 सपोर्ट कर रहे हैं, तो 9th हाउस, 5th हाउस, 2nd हाउस और 9th सब लोड है। तो ये 4 और 8 जो है ना, सोर्स है 4th हाउस, लेकिन ये 5वें ने सपोर्ट नहीं किया, 2nd सपोर्ट नहीं करता, अंत में 8th हाउस आता है। यहाँ पर कोई फेवरेबल नहीं है, बावजूद इसके दूसरे भाव को 8वां भाव सपोर्टिव हाउस है। 7th हाउस के लिए 2nd हाउस है। हमने चूंकि हमारी सोर्स 7th हाउस है, तो हमें उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये
सेवंथ हाउस के लिए सेकंड हाउस। तो उस अवस्था में हम त्रिकोण का अगर हम सिद्धांत लें तो उसका सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी ग्रह जो अपने ग्रह से 6, 8, 12 पर बैठा हुआ हो, लेकिन यदि वो परिणाम वाला भाव 6, 8, 12 भाव यदि लगन के अनुकूल भाव है तो उसकी प्रतिकूलता में न्यूनता आ जाएगी, वो प्रतिकूल नहीं रहेगा। मैं इसका एक उदाहरण दूं, अगर आप कैंसर लगन की कुंडली लें तो चौथे और 11वें भाव का स्वामी वेनस है, शुक्र हो जाता है। तो शुक्र चौथे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी है, चौथे भाव से 11वां भाव 8वां भाव है। तो चौथे भाव से 11वां भाव 8वां भाव होने के कारण चौथा भाव सफर कर सकता है, लेकिन चूंकि 11वां भाव लगन के अनुकूल भाव है तो ऐसी स्थिति में उससे लगन को कोई परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली इसमें 2, 7, 11 भाव है तो लगन 2, 7, 11, 5 भाव का अनुभव करेगा 9, 12, 6 और 9 के भाव से, जिसे 5 और 2 यानी 4, 5, 2, 8 का समर्थन प्राप्त है मून से। और नक्षत्र है सूर्य जो शनि के नक्षत्र में है, 5, 11 और 11 एक साथ ये फेवरेबल भाव सपोर्ट करेंगे फेवरेबल को। 10, 6 और 4, 8, 12 है तो चूंकि जुपिटर 12वां भाव रखता है, सन 6 और 10 रखता है, तो इसमें कुछ फेवरेबल में इंक्रीजिंग होगी। लेकिन उस चूंकि ये सूर्य 5वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव में बैठा है, ये सोर्स के स्तर पर अनफेवरेबल नहीं है। और चूंकि इसमें कोई उपनक्षत्र नहीं है तो ये व्यवधान तो देगा लेकिन इसे न्यून नहीं कर सकता, क्योंकि 5वां भाव 6ठे भाव का 12वां भाव है और 11वां भाव 10वें भाव का दूसरा भाव है। तो ऐसी स्थिति में 6 और 10, 5 और 11 के प्रतिकूल नहीं है। लेकिन जब हम इसे जोब के हिसाब से अगर देखेंगे तो 5वां भाव 6ठे भाव का 12वां भाव है, उस स्थिति में 6ठा भाव को कमी महसूस करेगा 5वां भाव, यानी 6ठे भाव में न्यूनता लाएगा। 6ठा और 10वां भाव चूंकि जो कर्माकार का भाव है, 5 जो है ना कर्माकार के में कमी करता है, लेकिन 11वां भाव होने के नाते 11, 6 और 10 ये फेवरेबल भाव हैं जो 5 को सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसी अवस्था में सूर्य जोब के मामले में मिक्स होने के बावजूद भी फेवरेबल ग्रह है। इसे हम प्रतिकूल नहीं कह सकते, अनुकूल ग्रह कह सकते हैं। तो इसी तरह से मेरा इस उदाहरण को एक्सप्लेन करने का केवल एक कारण था कि हम भाव नहीं बदलेंगे इवेंट के कारण, केवल भावों का पाला बदल जाएगा। जब ये जॉब के लिए होगा तो 6, 10 फेवरेबल हो जाएगा, जब ये शादी के लिए होगा तब ये 6 और 10 प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल इन दी सेंस नॉट कंप्लीटली प्रतिकूल नहीं होगा, ये 5, 11 में और 7, 11 में थोड़ी न्यूनता लाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। उसको नोट मतलब कहना चाहिए प्रतिकूल नहीं होगा, मिक्स है तो इसलिए फेवरेबल को फेवरेबल सपोर्ट करेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी हम जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें चूंकि अलग अलग ग्रह के अलग अलग सिग्निफिकेशन आप देखेंगे तो आपको ये अलग से महसूस होगी। अगर हम अस्तर से अस्तर की यानी लेवल टू लेवल अगर हम स्टडी करते हैं किसी ग्रह की, तो हमारे ग्रह पर लेवल टू लेवल स्टडी करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो हमने यहाँ पर मतलब जो है ना इसे ब्रीफ किया है एक तरह से। पहले लेवल में जो ग्रह है वो स्रोत ग्रह है। वो स्रोत ग्रह किसी भी घटना के लिए ग्रहों के भाव संबंधों की अनुकूलता व प्रतिकूलता का आकलन करने के लिए है, जैसा मैंने आपको वेनस के बारे में, इधर शुक्र के बारे में पहली स्लाइड में बताया। ये स्रोत है तो लगना इस स्रोत के माध्यम से इन स्टार लोड यानी प्रभाव का अनुभव करेगा, और वो प्रभाव का अनुभव कितना होगा ये परिणाम पर निर्भर करता है। तो इस तरह से
इसी तरह से स्टार लॉर्ड जो नक्षत्र है, नक्षत्र ग्रह का आकलन भी हम बिल्कुल स्रोत ग्रह की तरह करते हैं, लेकिन ये नक्षत्र ग्रह जो है स्रोत ग्रह को सपोर्ट करता है या उसका विरोध करता है, उसके आधार पर हम उसका आकलन करते हैं। तो टू चेक, इसी प्रकार नक्षत्र ग्रह का आकलन स्रोत ग्रह का सहयोगी है या नहीं, ये जानने के लिए करते हैं। सब लोड का भी आकलन हम इसी तरह कि यह नक्षत्र ग्रह के भाव संबंधों का सहयोग करता है या नहीं करता, इसका आकलन करने के लिए। और जैसे ही ग्रह के संबंधों का, ग्रह के भाव संबंधों का यदि नक्षत्र ग्रह के भाव संबंध सपोर्ट नहीं करते, तो वो अगर अनुकूल है तो उसकी अनुकूलता में कमी लाते हैं, और यदि वो प्रतिकूलता है तो प्रतिकूल में वृद्धि करते हैं। हमको ये बात ध्यान रखना होगा, कोई भी ग्रह न तो पूरी तरह कम अनुकूल होता है, न पूरी तरह से प्रतिकूल होता है। अब उसके भाव संबंध उसे अनुकूल अथवा प्रतिकूल बनाते हैं घटना के अनुसार। 8 और 12 हम लोग अमूमन प्रतिकूल भाव लेते हैं, लेकिन 8 और 12 भाव रिसर्च के लिए, अगर आप रिसर्च के घटना के लिए देखें तो 8वां 12वां भाव अनुकूल भाव है, तब वो प्रतिकूल भाव नहीं है, भले ही लगन के लिए प्रतिकूल हो। और आप देखिए कि रिसर्च में 8 और 12 भाव का संबंध होने के नाते लगन को कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उसकी रिसर्च पूरी हो जाती है। सिमिलरली आप 9 और 12 भाव अगर आप देखें तो 9 और 12 भाव जो है वो अगर 8 उससे जुड़ जाता है तो उस स्थिति में थोड़ी सी समस्या पैदा करता है, लेकिन वहीं पर 3 और 9 12 भाव अगर संबंध बनाते हैं तो वो विदेश यात्रा के लिए, तो विदेश यात्रा में 3 9 12 भाव जहाँ सहयोग करते हैं वहाँ 8वां भाव थोड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। तो आप देखते हैं कि उसमें कहीं वीजा नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं फलाना नहीं हो रहा, तो वो उस तरह का, तो यानी उसका क्रम बताता है कि वो 8वां भाव कहाँ पर है। अगर 8वां भाव के होने के बावजूद भी अगर 3 9 12 भाव का समूह बनता है तो 8वें भाव की यानी दिक्कत होने के बावजूद भी वो विदेश यात्रा के लिए सफलता प्राप्त करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि हम ग्रह को किस तरह से पढ़ें, पहले हमें लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, फिर हमें टॉप टू डाउन पढ़ना है, उसके साथ साथ हमें फिर उसके बाद उसके सपोर्ट ग्रह का आकलन उसके साथ जोड़ना है। और यदि सपोर्ट ग्रह स्रोत ग्रह के नक्षत्र ग्रह में या किसी भी उपनक्षत्र ग्रह का अगर स्वामी बनता है तो उसका प्रभाव अधिक होगा, चूंकि वो सपोर्ट प्लैनेट उस ग्रह का रूलर प्लैनेट भी है, तो उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी। अंत में मुझे इसके लिए ये कहना है, हम किसी एक ग्रह को उसके स्वयं के भाव, सपोर्ट भाव और जो भी उसके नक्षत्र हैं और नक्षत्र का नक्षत्र है, उन सब का आकलन करने के साथ साथ अंत में हमें उसे उस ग्रह के भाव कारकत्व को, उस ग्रह के कारकत्व को और राशि के कारकत्व को यदि हम उसमें जोड़ लेते हैं तो उस ग्रह की सामर्थ्य संपूर्ण तरह से क्लियर हो जाती है। भाव कारकत्व, ग्रह कारकत्व, राशि कारकत्व। उदाहरण के तौर पर ग्रह अगर बृहस्पति है, गुरु है, तो सौम्य है, तो उसका देने का अंदाज अलग होगा बनिस्बत इसके कि शनि अगर ग्रह है तो उसका कारकत्व है। शनि डिलेइंग प्लेनेट है, लेकिन वो हर जगह डिले नहीं करता, हर जगह देरी नहीं करता है। देरी तभी करता है जब वो भाव कारकत्व के साथ ग्रह कारकत्व से जुड़ जाए। असल में मेरा थोड़ा सा जल्दी हो गया आज मुझे बोलने में। मेरा आज का जो था, मैं आदित्य जी से रिक्वेस्ट करूं कि वो अब इसमें थोड़ा सा अगर कुछ लगता है तो वो उसमें से बोल दें। आप में से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपको किसी को लगता है कि कुछ कहना चाहिए तो आप आदित्य जी से पूछ सकते हैं।
Yes, Tiwarji, thank you for your session. You've taken complete almost the theory in one session itself. Yeah, in a fast manner. Sir, yes, my speed remains at some. Yeah. Yes, yes. I'm Okay, sorry, not an sir. issue. No problem, sir. So I don't know how many of the people, I mean, students, I mean, have any specific questions they can ask you. And if they want anything from me also, they can ask. But the only thing is I can answer only in English. And you can also translate if it is required. And just I like to know that, I mean, the understanding of the students. So how they are understanding, any difficulty in understanding. Because in 10 sessions, it is not so easy to, I mean, whatever the syllabus Tiwarji has taken in this session, that can be taken in 3 days. 3, 4 sessions can be taken. Slowly he can take step by step. But since only 10 sessions, no, then he wanted to make it That is fast. why, sir, it was burden on my head. No, Maybe- correct. But for the Yeah. people who are new to EPS system, sometimes they may feel that, okay, it is very extensive and they may not be able to follow also. But if anything, in such cases, you can ask any doubt and all. And Tiwarji will be definitely will be able to, I mean, reply. Or if you at all you want to ask me any questions also, you can ask. Yeah, I think Tiwarji, you can stop sharing your screen. Right, sir. Yeah, so that we can see all the participants. And anybody is having any doubt or any problem in understanding, you can ask. Just you can stop sharing. What happens, sir? Tiwarji, you're not able to. Yes, sir. Yes, sir. I'm not finding this particular, sir. No, no, you can go to the share button and you can give the stop sharing. Sir, it is not here, sir, to stop sharing, sir. No, no, in share you'll be having, no, you are on, you'll be having, sir. Multiple participants can simultaneously. No, sir, it is not coming. No, you just, I mean, I don't know where, I mean, on top you can see. Here is view, sir. So from where you have started sharing your screen, now there only itself is stop sharing on the Yeah, same. that spot, Yeah, share button only. yeah, on that place only. The On the session was very bottom, good. He made us clear each and everything, but because yes, Hindi is yes. a mother, it's a mother tongue, na, so it was easy and comfortable to recall each and everything. It was a nice session, but in totality, I can say like that. Yes, sir. Yes, same with Hmm. me. Yes. Actually, it's You a are right. mother tongue, and we can make a. But we got clarity that whatever we have studied from so many years we are studying, that is totally correct. What we understood from you, and that was stamped by Hindi language. That's the only Okay. thing I can say. Yeah, it was session Good, was very good, and the speed. good, I madam. don't think that there was matter because we have taken so many classes now, so Yeah. speed was also okay. Yeah, okay, good, good, good. Tiwarji, again you are sharing. You already stopped sharing, Tiwarji. Yeah, enough, enough. Don't do anything, sir. Right, sir. Right, sir. Yeah, yeah. I think Sanjay namaskar, Sanjay. Your mic is mute, sir. And just like to know the namaskar, sir. I mean, other students also, you can ask any doubt or any आप में से clarifications. कोई आदमी प्रश्न करना चाहता है आदित्य जी से,
तो वो आप कर सकते हैं। इट मीन सर नो, नो, No question. नो वन इज इंटरेस्टेड। No question. राइट सर, राइट। No questions. Yes, Mr. sir. Pradeep sir, Mr. Sunil ji, and Mr. Sangram Pandit ji, Atul Jain, and yeah, So you can ask. I have the Yes, sir. video course. I have the video course. So I have gone through initial videos. So it's Okay, a kind okay. of kind of refreshing. Okay, good. Thank you. Thanks for joining again, sir. Yeah, I was looking at the name. I was thinking, yeah, I have seen this name. Yes, yes. Good, good, sir. Thanks, Mr. Sunil ji and Atul ji. Any new students? I think it was when it was starting at about 35 people. Now it is reduced. आज to थोड़ा सा 80. बाहर फेस्टिवल है ना, तो लोग बाहर गए होंगे, तो कल Yeah, ज्यादा yeah, लोग we हैं। know that. Yeah, we know that actually because of festival there can be lack of students, but we don't want to lose this auspicious day, so that we have started. Friends. Yeah. Yes, Belated sir. happy birthday, sir. Thank you so much, madam. Happy That birthday, is sir. okay. Thank you, sir. And Shivans Paul and Kavita Shanai. So you can come up, ask something, share your views. Sunil ji, Sunil Kavita Jain here, ji. sir. Yes, I sir. think the session was very good, very informative. I'm a student of Vardarajan, sir. So he Oh, suggested, to join. okay, Initially, it was, it felt little heavy, but then I was more focused, and so I kind of followed. good, good. It will take some time definitely because as you said, it is heavy only, right? But if you only the question, only the point I would like to tell everyone that you have to understand the concept logically and follow it. So, right. So, I mean, it is like a music, like, so just like that, we cannot do. We have to learn music in a proper way. Sarigama Padanisa, right? So that the different types of method they will be teaching, lessons will be there, so that we have to learn, practice, then everything will become easier. Because it is, the EPS system is like a scan report. So, we just like that, looking at the signification, we want to give the predictions. So EPS is not for that. People are more interested in learning astrology in a fast manner and give the predictions also fast. Whether it is completely correct or not, they are not bothered. And it is like looking at the chart, looking at the significations, if they want to give the predictions, if it is not coming correct, they are not bothered. They will put the blame on the God or something like this, right? So this is not the way. But EP system is trying to find the answer in detail and to know the correct, complete predictions. I mean, to the signification to give the predictions. Understand? That's what logical learning is most important. If we learn everything in a logical manner, whatever may be the circumstances, whatever may be the chart we come across, even if you make any failure, we will be able to justify or find the reason behind it. Once we find the reason behind it, even with the failures also, that will help us in giving the predictions, right? So, I mean, you would have, that is the wonder of EPS system that, suppose if we normally people are taking KP classes, they will say that, okay, the event happened on so and so periods. They will try to justify why it happened on so and so period, right? So the significations will be there. But normally they won't say that why the same event did not happen in the previous period or other periods. The same planets were running as, for example, Jupiter Dasa, Mercury Bugdi, Saturn Antra would have given one event. Dasa Bugdi Antra, right? Jupiter, Mercury and Saturn. Okay, Mercury Bugdi and Saturn Antra. It means, so these three planets are combinedly favorable for an event. But just imagine
prior to that Mercury Buddhi, under the Jupiter Dasa, Saturn Buddhi would have run, right? Under the same Saturn Buddhi, Mercury Antara would have run. But the same event did not happen during that period. Why did not happen? If the significations are going to be the same, why did not happen? So you understand that you will not be able to find the reason for that. If you follow only the signification, you will not be able to find the reason in any system. But in the EPS, you will find the reason. That is called planetary interlink theory, PILT connections. So that is that Tiwari will be explaining. Also, the PILT connection means planet, they are connected to each other. Dasa, Bugdi, Antara, how they are connected to each other, then accordingly only the planet can act. Suppose you are the Bugdi Lord, for example, imagine you are a planet, you are the Bugdi Lord. Then you are working under some Dasa. Okay, your higher official is there. You are working under him. Bugdi is working under the Dasa, right? Below you, someone else also will be working under you as the Antara. So you are the Bugdi Lord, someone else at the Antara. So you cannot expect the same way you are working under one manager or higher official, the same way you will not be able to work, give the results under some other manager, right? Because your significations are the same, but how you are going to react, it will also vary under whom you are working as the Dasa or Bugdi. I think you are able to understand, right? Your what you call effort will be the same, but output can differ under whom you are working, right? That also matters, right? So Dasa, Bugdi, Antara, that combined signification, that is called planetary interlink theory. Those things and all, logically you can learn and logically you can apply. So that way, learn everything in a logical manner. Please do not try to mug up anything and try to apply so that it become very, very heavy, right? Understanding the concept in a logical manner, why it is being taken in extended way, that you have to understand, and how it has to be studied, that you have to follow, and in a practical manner, with a logical way, if you understand, that will be more useful. But it will take some time, right? It is not so easy. 10-day sessions only introduction, we can do it. But more and more practice is required. But everything in a logical way. Do not get, convinced with any sort of thing. You have to ask questions, then only you will get the answers, right? Sure, sir. Thank you. Thank you for the explanation, sir. Yeah, thank you, madam. Thank you. Yes, Mr. Sunilji, anybody? You can share your experience, your things also. I think Tiwari has done a wonderful session today, and Tried my very level. fast. Very fast manner he has done it. Kusum madam, you can just kindly mute, madam. Yeah, thank you. Jaya Saxena madam also join. Okay, so Let us close the session, sir. If no, you can say thanks to everyone, and we'll yes, meet sir. tomorrow. Yeah, I definitely. feel honored they have cooperated me, sir. Definitely, sir. Because I said today is the, the people are having some occasions in the house, right? So Vijayadashami Day and Dasara. Anyway, thank you so much for everyone joining this session. And if you have Thank you, any sir. doubt also, you can ask in the मिलते हैं group. सर फिर 7 बजे. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Thank sir. you so Thank you. much. Thank you, Okay, madam. good Thank you, night. Nilu sir. madam. Thank you, so everyone. much. Thank you, Jaya madam. it is a Everyone, very thank you good so much. session, sir. Tiwari has done very nice. Thank you, Padmanabhan ji. Sir, you have understood the Hindi, sir? Sir, he is Yeah, there in Hindi I Thank Hindi. you, could sir. Thank follow you. because I was at Ludhiana for 3 years. So I have learned a little bit. Really, you have increased my courage, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone, sir. Thank you, Chandriji, everyone, brothers कल and sir, मिलते हैं, sir. everyone. प्रणाम. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Dr. Sir. Marika, sir. How are you? Fine, sir. Okay, Thank you, thank you, sir. thank you. Thank you, thank you.
Pavan ji, thank you so much. Thank you.